देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है, यानी यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म 3 स्टेप से मिलकर बनी होती है: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पर 0.07 माइक्रोन के पोर प्रेजेंट होते हैं। फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जिन पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पाई जाती है ब्लड कैपिलरीज की, उस पे 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। कैपिलरी एंडोथीलियम, ये देखिए यहाँ पर आपको कैपिलरी एंडोथीलियम नजर आएगी। ब्लड कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्रीन रंग की, और नीचे स्लिट मेम्ब्रेन नजर आती है। ये स्ट्रक्चर एक ब्लड कैपिलरी की है। अब हम बात करेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के लिए, परानिषेचन के लिए 3 प्रकार के फोर्स काम आते हैं। इनका शॉर्ट नेम है GHP, BCOP, CHP। पहले बात करें GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा है BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर। तीसरा है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये देखिए, ये आपका बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, इंटायर स्ट्रक्चर मेलपिगियन सैक कहलाती है। बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसमें ये एफरेंट आर्टरी है, ये ब्रांच हो गई है, और ये इफरेंट आर्टरीज है। GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एफरेंट आर्टरी का डायामीटर इफरेंट आर्टरी से ज्यादा होता है। एफरेंट आर्टरी में जितनी मात्रा में ब्लड आता है, उतनी मात्रा में इफरेंट आर्टरी से सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोमेरुलस पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, और वही प्रेशर GHP कहलाता है। अब ये GHP की वैल्यू है वो 55 मिलीमीटर पर एचजी टू 70 टू 75 पर एचजी तक मानी गई है। अगला है BCOP, ब्लड कैपिलरी ऑस्मेटिक प्रेशर। ब्लड कैपिलरी ऑस्मेटिक प्रेशर में जो ब्लड होता है, उसका भी अपना ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, क्योंकि उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जैसी प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, जो ऑस्मेटिक प्रेशर कोज करती है। तीसरा ये तीसरा है CHP, यानी कि आपका बोमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। बोमन कैप्सूल में की जो एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं, और वहां पर जो छनकी आया फिल्टर होता है, वो अपोजिट एक प्रेशर उत्पन्न करता है, जिसकी वैल्यू 15 टू 20 ऑफ Hg होती है। अगर अब हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी ग्रोस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, GHP या GFP की, तो वो होता है, अगर हम NFP यानी नेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, तो वो GHP में से BCOP और CHP माइनस होता है। ये फॉर्मूला भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। GHP की वैल्यू 75 होती है नॉर्मली, और 30 वैल्यू होती है BCOP की, और CHP की वैल्यू 20 होती है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 25 ऑफ Hg वर्क करता है, जिसके कारण हमारे ब्लड से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो निकल करके और बोमन कैप्सूल में एंटर कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका रेगुलेशन, इस फिल्ट्रेशन का रेगुलेशन भी तो कोई करेगा, तो इसका रेगुलेशन, अब पहले हम बात करें कि इसमें क्या क्या होता है। तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर होकर के आ जाएगा, उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, लो मॉलिक्यूल वेट की प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन वगैरह, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ड्रग, पिगमेंट्स, ये सब उसमें फिल्टर होकर के आ जाती है। अभी इन सब
इसमें बहुत एसेंशियल वैल्यूज की भी कंपोनेंट होते हैं, इसलिए अभी हम इसको यूरिन नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका रेगुलेशन। तो देखिए, फिल्ट्रेशन का रेगुलेशन चार मेथड से होता है, जैसे मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा होता है ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एट्रियल नेट्रियूरेट फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं किस तरह से फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल किया जाए। यहाँ एक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो भी इसको कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण होना ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रेशर से तो बहुत एसेंशियल कंपोनेंट भी फिल्टर हो जाएंगे, उनको रीअब्जॉर्ब भी करना होगा, तो ये रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें जो यूरिनल ट्यूब जो होती हैं उनसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करें कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो देखो, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं उसमें पोषक पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, वाटर ये एब्जॉर्ब होती हैं। सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुली भाग से होता है, सबसे कम हैनले लूप से होता है। पुनर्अवशोषित होने वाले पदार्थों की तीन कैटेगरी होती हैं: हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, उस दहली युक्त पदार्थ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से आवश्यक पदार्थों की अधिकतम पुनर्अवशोषण हो या लगभग पूर्णतया रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, बाइकार्बोनेट, H2O। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, तो जो टोटली एब्जॉर्ब हो जाए ये एग्जांपल हैं। लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस वो होंगे ऐसे पदार्थ जिनका लो क्वांटिटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे यूरिया जैसे। और जो ए थ्रेशोल्ड सबस्टेंस होते हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, वो हैं यूरिक एसिड, हिप्यूरिक और क्रिएटिनिन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। एब्जॉर्प्शन में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन तो वाटर, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और यूरिया का होता है, और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है इसमें एटीपी यूज आती है, सोडियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। हैनले लूप का क्या रोल होता है रीअब्जॉर्प्शन के अंदर? तो देखिए, जो हैनले लूप की बात करें तो उसकी दो आर्म होती हैं, एक तो डिसेंडिंग आर्म थिन सेगमेंट की, और एक असेंडिंग आर्म जो थिक सेगमेंट की होती है। तो जो परमेबल, ये जो थिन सेगमेंट होता है हैनले लूप का, ये वाटर के लिए कंप्लीटली परमेबल होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमेबल होता है। और जो हैनले लूप का असेंडिंग आर्म होता है, थिक सेगमेंट होता है, वो परमेबल होता है NaCl के लिए, और वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। और जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुली एंड कलेक्टिंग डक्ट है, उस एक्चुअल में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुली एंड कलेक्टिंग डक्ट है, उन पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती हैं और वाटर को भी रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। वहीं जो एल्डोस्टेरोन है वो रीअब्जॉर्प्शन करती है सोडियम का, सिक्रीशन करती है पोटेशियम का, और ये सोडियम को इंक्रीज करती है, पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, ये तो बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये आपका मेलपिजियन सैक है, ये एफरेंट आर्टरीज है, ये इफरेंट आर्टरीज है, इसमें प्रेशर के कारण ये फिल्ट्रेशन हुआ। तो सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, वाटर एंड एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर रीजन में ही हो जाएगा। वहीं हैनले लूप की जो डिसेंडिंग आर्म है जिसका डायमीटर कम है, जैसा मैंने बताया वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमेबल है हैनले लूप वाटर का। फिर जो असेंडिंग आर्म है इसकी डायमीटर बढ़ गया है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल और सोडियम क्लोराइड साल्ट के लिए मोर परमेबल हो जाती है। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुली ये वाटर के लिए परमेबल होती है, और फिर जो
जैसा कि बताया कि ये एल्डोस्टेरोन और एडीएच है, उसके इफेक्ट के कारण इसमें वाटर एंड आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा, कलेक्टिंग डक्ट का भी, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट होगा वही यूरिन कहलाता है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्स्ट्रा सेलुलर थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, श्रावण। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की में अनावश्यक पदार्थों को सीधे ही नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में स्रावित कर दिया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाता है। ये एक एक्टिव क्रिया है। सोडियम हाइड्रोजन ड्रग, बाइल पिगमेंट, अमोनिया, अन्य विषैले पदार्थ को सीधे ही नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है। डेजर्ट एम्फीबिया और मैराइन जो फिशेज होती हैं उनके ग्लोमेरुलस एब्सेंट होती है, इनमें एक्सक्रीशन ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन एंड आयोनिक बैलेंस व एक्सक्रीशन में सहायक होता है। तो अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म आएगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।